हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए वन लाइनर वाले प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं अध्याय 4 है और पाठ का नाम है औद्योगिकरण का युग, है ना। ये कक्षा 10 का चैप्टर है और इतिहास का चैप्टर है, ठीक है। इसके आज हम वन लाइनर वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी ने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी, है ना। E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी थी, उसने संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी। अगला क्वेश्चन है, E.T. पॉल अमेरिका का एक संगीतकार था, यानी E.T. पॉल कौन था? अमेरिका का एक संगीतकार था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को प्राच्य कहा जाता था, यानी भूमध्य सागर के जो पूर्व में देश थे उनको किस नाम से जाना जाता था? प्राच्य कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था को आदि कहा जाता था, है ना। किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते थे? आदि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के पहले समय को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था, यानी औद्योगिकरण के पहले समय को क्या कहते थे? आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, उत्पादकों के संगठन को गिल्ड्स कहा जाता था, यानी उत्पादकों के जो संगठन होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? गिल्ड्स, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है स्टेपलर कहलाता है, ठीक है। स्टेपलर, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है उसको क्या कहते हैं? स्टेपलर कहलाता है ना। अगला क्वेश्चन है, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था, यानी उस समय लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लंदन, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ऐसा व्यक्ति जो पुल करता है, पुल माने क्या होता है? खींचना। पुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है, उसको क्या कहते हैं? फुलर कहते हैं, फुलर कहलाता है ना। ऐसा व्यक्ति जो पुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है उसे क्या कहते हैं? फुलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है ना। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्डिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों, स्टेपलर, फुलर और कार्डिंग, है ना। ये देखिए इसमें एक बार और देख देने, 2 नंबर में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है उसे क्या कहते हैं? स्टेपलर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पुल करता है यानी चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है उसको क्या कहते हैं? फुलर कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन के रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? कार्डिंग कहलाता है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में, यानी सबसे पहले उद्योग कहाँ स्थापित हुए थे? इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहली सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट ने लगाई, यानी सबसे पहले सूती कपड़ा मिल किसने लगाई थी? रिचर्ड आर्कराइट ने, है ना। अगला क्वेश्चन है, सूती उद्योग और कपास उद्योग, सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, यानी सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव की कोई कमी नहीं थी,
यानी विक्टोरिया कालीन जो ब्रिटेन थी, ब्रिटेन में मानव की कोई कमी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को तरजीह देते थे, यानी तवज्जो देते। तरजीह का मतलब क्या होता है? तवज्जो देते थे। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को क्या तरजीह देते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी, यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, है ना। स्पिनिंग जेनी कताई की एक मशीन थी। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, यानी स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 में हुआ था, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी स्पिनिंग जेनी की एक क्या है? कताई मशीन है, और इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। और कब किया था? 1764 में किया था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, यानी कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैयार किए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। यानी ये क्या करते थे? गुमास्ता, यानी कि कर्मचारी बुनकरों, जो बुनकर होते थे, उन पर निगरानी रखते थे, यानी माल की गुणवत्ता को जांचते थे। ठीक है, तो एक कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात किए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर, जो अभी आया था अर्धवार्षिक परीक्षा में, अहमदाबाद है नहीं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में लगी, यानी कि भारत में सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ लगी थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, पहली कताई और बुनाई मिल मद्रास में खुली, यानी पहली कताई और बुनाई मिल कहाँ खुली थी? मद्रास में। अगला क्वेश्चन है, जमशेद जी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है। जमशेद जी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। इन्होंने चीन के साथ व्यापार और जायजरानी का काम किया था, जमशेद जी भोये ने। ठीक है, यानी चीन के साथ इसने क्या किया था? इसको 2 नंबर में भी आ सकता है, तो कैसे लिखेंगे? जमशेद जी भोये एक पारसी बुनकर के बेटे थे। उन्होंने चीन के साथ जायजरानी का काम किया था, और उनके पास जहाज़ों का एक विशाल बेड़ा था। ऐसे लिख सकते हैं, 2 नंबर में ही पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चीन के साथ व्यापार और जायजरानी का काम जमशेद जी भोये ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी, है ना। सबसे पहली जूट मिल किसने लगाई थी? सेठ हुकुमचंद ने लगाई थी। देश की सबसे पहली जूट मिल 1917 में कोलकाता में लगी थी, यानी सबसे पहले सेठ हुकुमचंद ने 1917 में, आप देखेंगे, सबसे पहले जूट मिल कोलकाता में लगाई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वारका नाथ टैगोर ने जायजरानी, जायज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा के क्षेत्र में निवेश किया। निवेश माने क्या होता है? पैसा लगाना, पैसा खर्च करना। द्वारका नाथ टैगोर ने जायजरानी, जायज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा के क्षेत्र में निवेश किया। निवेश माने क्या होता है? पैसा खर्च करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, जमशेदपुर से भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र JN टाटा ने स्थापित किया, यानी जमशेदपुर में, ये से की जगह मैं कर लेना इसको, जमशेदपुर में भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र JN टाटा ने स्थापित किया। ये सबसे पहले जमशेदपुर, जहाँ कहाँ पर स्थित है? झारखंड में, है ना। ये सबसे पहले इन्होंने लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। तो जमशेदपुर कहाँ पर है? ये है आपका झारखंड राज्य में।
अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र 1912 में स्थापित किया गया था, है ना। कहीं कहीं इसको 1911 दिया रहता है, या इसमें भारत का पहला लोहा इस्पात संयंत्र 1912 में दिया है, लेकिन कहीं कहीं 1911 दिया है में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, जिन्हें जॉबर कहा जाता था। यानी कि 19वीं सदी में उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए पुराने और विश्वस्त कर्मचारी रखते थे, जिन्हें जॉबर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, जॉबर अलग अलग इलाकों में सरदार या मिस्त्री आदि जॉबर भी कहा जाता था। यानी अलग अलग जॉबरों को अलग अलग जगह क्या कहा जाता था, कहीं कहीं इनका सरदार कहा जाता था, कहीं मिस्त्री आदि जॉबर भी कहा जाता था, है ना। अगला क्वेश्चन है, भाई भोंसले मुंबई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाई भोंसले मुंबई ट्रेड यूनियन के क्या थे, कार्यकर्ता थे। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाले एक यांत्रिक औजार जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फ्लाई शटल कहलाता है। यानी कि रस्सियों और पुलियों के सहारे चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, फ्लाई शटल कहते हैं। रस्सी क्या होती है, ऐसे आपने चक्की का पट्टा जरूर देखा होगा। तो रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला, पुली क्या होती है, गोल गोल सी उस पर लगी रहती है मोटर के ऊपर, जैसे चक्की वाली मोटर होती है उस पर एक पुली लगी रहती है गोल गोल की, जिस पर पट्टा घूमता है। तो वही है जी, रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसे बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या है ये, फ्लाई शटल। अगला क्वेश्चन है, चीज़ों की गुणवत्ता के प्रतीक को लेबल कहा जाता था। यानी कि डिब्बे के, यानी जो गुणवत्ता जांचने के लिए वस्तुओं के ऊपर सबसे पहले लेबल चिपकाया जाता था। इससे पता चलता था कि वस्तु किस प्रकार की है, यानी गुणवत्ता कैसी है, उनकी क्वालिटी कैसी है। तो यदि लेबल लगी होती है तो वस्तु अच्छी क्वालिटी की होती थी। अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं उत्पादों के लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर होती थी। यानी पहले जो वस्तुओं के उत्पादनों या लेबलों पर भारतीय देवी देवताओं की क्या तस्वीर लगी होती थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, पहले विश्व युद्ध तक भारत का औद्योगिक विकास धीमा था। यानी प्रथम विश्व युद्ध आप देख सकते हैं कब हुआ था, 1914 में हुआ था। तो भारत का औद्योगिक विकास क्या धीमा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, 1918 तक, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। अगला चैप्टर है आपका, जो भी अच्छा चैप्टर है। इसमें देखिए पाठ का नाम है आपका अध्याय 5 है, और पाठ का नाम है मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, इसमें देखिए पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी। तो आप देखेंगे मुद्रण की यानी छपाई की सबसे पहली तकनीकी कहाँ, चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। ठीक है, यानी सबसे पहले छपाई का काम कहाँ हुआ था, चीन में, जापान में और कोरिया में। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी, है ना। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, है ना। पारंपरिक चीनी किताब आप देख सकते हैं, पारंपरिक यानी पुरानी, पारंपरिक चीनी किताब। चीनी क्या है, चीन एक देश का नाम है। चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी, है ना। अगला क्वेश्चन है, किताबों का सुलेखन या कुशनबीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक होते थे। ये आ सकता है क्वेश्चन, किताबों पर सुलेखन या कुशनबीसी करने वाले लोग दक्ष क्या होते थे, सुलेखक होते थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादन चीनी राजतंत्र था। यानी मुद्रण सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक माने क्या होता है, पैदा करना, चीनी राजतंत्र था। यानी चीनी राजतंत्र, चीन देश की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध छपाई की तकनीकी लेकर जापान आए। यानी चीनी बौद्ध थे, वो छपाई की तकनीक लेकर कहाँ गए थे, जापान आए थे। अगला क्वेश्चन है, जापान की सबसे
सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र है, यानी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है, क्या नाम है उसका, डायमंड सूत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है ना। त्रिपिटिका, क्या पढ़ेंगे इसको, त्रिपिटिका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। अगला क्वेश्चन है कितागावा उतामारो ने उकियो नाम की चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया, है ना। ये आ सकता है क्वेश्चन। कितागावा उतामारो ने उकियो नाम की चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप जाते थे, यानी आते थे, यानी चीन देश था, रेशम का व्यापार करता था। तो चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते थे, यानी कौन से मार्ग से, पहले रेशम मार्ग प्रचलन में था, तो चीन से रेशम और मसाले कहाँ पहुँचते थे, यूरोप पहुँचते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मार्को पोलो वुड ब्लॉक वाली छपाई तकनीकी चीन से लेकर आया था, है ना। मार्को पोलो वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीकी चीन से लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को बेलम कहा जाता था, है ना। चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन सतह को क्या कहते थे, बेलम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है गुडेनबर्ग के पिता क्या थे, व्यापारी थे। गुडेनबर्ग के पिता क्या थे, गुडेनबर्ग के पिता व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन है गुडेनबर्ग का पूरा नाम वोहान गुडेनबर्ग था, है ना। गुडेनबर्ग का पूरा नाम क्या था, वोहान गुडेनबर्ग था। अगला क्वेश्चन है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुडेनबर्ग ने 1448 में किया, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो छपाई के लिए काम आती थी, तो उन्होंने योहान गुडेनबर्ग, देखिए यहाँ से गुडेनबर्ग के पिता क्या थे, व्यापारी थे, और गुडेनबर्ग का पूरा नाम क्या था, योहान गुडेनबर्ग था। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का क्या 1448 में आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है ग्रेटेनबर्ग के जैतून प्रेस प्रिंटिंग का मॉडल बनाया था। ग्रेटेनबर्ग ने जैतून प्रेस प्रिंटिंग का मॉडल बनाया था। अगला क्वेश्चन है गुडेनबर्ग ने सबसे पहली किताब बाइबल छापी थी, यानी गुडेनबर्ग ने, योहान गुडेनबर्ग थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी थी, बाइबल सबसे पहले, यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था 1448 में। आ सकता है ये क्वेश्चन। इनका पूरा नाम क्या है, योहान गुडेनबर्ग था, और गुडेनबर्ग ने सबसे पहली कौन सी किताब छापी, बाइबल। अगला प्रश्न है गुडेनबर्ग ने बाइबल की 180 प्रतियां छापी थी, यानी गुडेनबर्ग ने बाइबल की कितनी प्रतियां छापी थी, 180 प्रतियां। अगला क्वेश्चन है गुडेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला के 26 अक्षरों के टाइप बनाए थे, यानी गुडेनबर्ग ने छपाई के लिए रोमन वर्णमाला 26 अक्षरों के क्या बनाए थे, टाइप बनाए थे। अगला क्वेश्चन है गुडेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन को मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना जाता था गया, है ना। इसको गुडेनबर्ग की जो प्रिंटिंग प्रेस थी, मशीन थी, उसको मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया। अगला क्वेश्चन है गुडेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने छाप सकता था, यानी कि गुडेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में आप देख सकते हैं कितने 250 पन्ने छाप सकता था। अगला क्वेश्चन है लेटर प्रेस
छपाई में प्लांटेन एक बोर्ड होता है, यानी लेटर प्रेस क्या होता है, छपाई में एक प्लांटेन बोर्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को क्या कंपोजिटर कहते थे, कहा जाता था। यानी छपाई में इबारत कंपोज करने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे, कंपोजिटर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी गैली कहलाती थी, है ना। धातुई फ्रेम में जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी इसे क्या कहा जाता था, गैली कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान, लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता गाता गीत कहलाता था, है ना। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे, एक धर्म सुधारक, इन्होंने धर्म सुधारक थे। अगला प्रश्न है आपका, 16वीं सदी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, इटली में धर्म द्रोहियों की निशाक्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था को इनक्विजिशन कहा गया। अगला क्वेश्चन है, इरेक्सम ने कहा किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरेक्सन ने कहा था किताबें भिनभिनाती मक्खियों की तरह, दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती, है ना। किसने कहा है जी, इरेक्समस। अगला क्वेश्चन है, इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत होते हैं धर्म विरोधी कहलाते थे। इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से असहमत होते थे धर्म विरोधी कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, किसी धर्म का एक उपसमूह संप्रदाय कहा जाता था। यानी किसी धर्म का एक समूह को क्या कहते थे, किसी धर्म का एक उपसमूह को संप्रदाय कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, पॉकेट बुक के आकार की किताबों को चैप बुक कहा जाता था, है ना। यानी पॉकेट के आकार यानी जेब के आकार की किताब थी, उसको क्या चैप बुक के नाम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था, है ना। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक पैसिया किताबें बेचने वाले को क्या कहते थे, चैपमैन। अगला क्वेश्चन, रूसो एक दार्शनिक थे। रूसो कौन थे, एक दार्शनिक थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के उपन्यासकार लुई से बेस्टियां मर्सिये ने घोषणा की छापखाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है ना। इसमें बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। किसने कहा जी, फ्रांस के उपन्यासकार लुई मर्सिये ने, है ना, ने घोषणा की छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इसमें बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, उस पर कोई पाबंदी ना हो, उसे निरंकुशवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस फ्रांस में स्थापित किया गया। यानी बालकों की पुस्तकें, बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस फ्रांस में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ग्रिमबंधु जर्मनी के थे। ग्रिमबंधु कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु
से बनने लगे। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत गोविंद की रचना संस्कृत में महान कवि जयदेव ने की थी, है ना। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने सॉरी। और ये किस में की थी? संस्कृत में। गीत गोविंद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। और किस में की थी? संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। यानी कि पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों, ताड़ एक वृक्ष का नाम है, ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल करके बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का कौन लेके आए? पुर्तगाली लेके आए, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में गोवा में लगाई गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं सदी में कहाँ लगी? गोवा में लगाई गई, है ना। गोवा एक तट पर स्थित है, यानी पश्चिमी तट पर, अरब सागर के पश्चिमी तट पर स्थित है गोवा। तो उसमें सबसे पहले 16वीं शताब्दी में प्रेस लगाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, सबसे पहले कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में किताबें छपी। यानी सबसे पहले किताबें छापने का काम कौन सी भाषा में हुआ? कोंकणी और कन्नड़ में, है ना। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रेस के जनक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रेस के जनक जेम्स अगस्टस हिक्की हैं। यानी कि प्रेस के जनक जेम्स अगस्टस हिक्की हैं। अगला क्वेश्चन है राजा राममोहन राय ने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। यानी कि राजा राममोहन राय ने एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था, उसका नाम था संवाद कौमुदी, प्रकाशित किया। अगला क्वेश्चन है दो फारसी अखबार जाम-ए-जहां नामा और शमसल अखबार 1882 में प्रकाशित हुए। अगला क्वेश्चन है इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान उलमा कहा जाता था। यानी कि इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहते थे? उलमा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान द्वारा की जाने वाली घोषणा को क्या कहते थे? फतवा कहलाता था, है ना। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का पहला मुद्रण संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। यानी कौन सी शताब्दी में? 16वीं सदी में। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रण संस्करण कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा 19वीं सदी के भारत के प्रसिद्ध चित्रकार थे, है ना, रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन है रस सुंदरी देवी बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखक थी, है ना। क्या नाम था इनका? रस सुंदरी देवी बंगाली साहित्य की प्रारंभिक महिला लेखक थी, है ना। अगला क्वेश्चन है हिंदी छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में हुई। यानी हिंदी छपाई की शुरुआत कब हुई थी? 1870 के दशक से हुई। अगला क्वेश्चन है अमर जीवन नामक आत्मकथा रस सुंदरी देवी ने लिखी। अमर जीवन किसने लिखा था? अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रस सुंदरी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। यानी किसने जाति प्रथा के खिलाफ इन्होंने अपनी किताब में लिखा? उसका नाम था गुलामगिरी, यानी ज्योतिबा फुले ने। अगला क्वेश्चन है मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक असमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार
लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ थे। आधुनिक असमिया है ना, आधुनिक असमिया। ये साहित्यकार थे, एक वरिष्ठ रचनाकार थे, उनका नाम था लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ थे। अगला क्वेश्चन है असम की लोकप्रिय गीत ओ मेरे अनपर देश। ये आ सकता है, जो पिछले साल आया है क्वेश्चन, ओ मेरे अनपर देश लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ ने लिखा था, है ना। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा का समाचार पत्र केसरी निकाला। यानी मराठी भाषा का बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा का समाचार पत्र कौन सा निकाला? केसरी। अगला क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के पत्रिकाओं पर कड़ा नियंत्रण रखने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया, है ना। जितने आपके बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर थे ये दोनों, इनमें से कई वस्तुनिष्ठ प्रश्न या 2-2 नंबर के प्रश्न भी परीक्षा में, आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।